अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, टॉपिक का नाम है डार्विनिज़्म, जो कि एमडी कैट के लिहाज से देखेंगे कहाँ कहाँ से मेन पॉइंट और एमसीक्यूज़ बन सकते हैं। बेसिकली डार्विनिज़्म एक डार्विन का कॉन्सेप्ट था जो कि पैदा हुआ था 1809 में 12 फ़रवरी को। इंग्लैंड का एक छोटा सा शहर श्रूसबेरी के अंदर ये पैदा हुआ और एक सफ़र तय किया, एक सफ़र तय किया एक बोट के अंदर जिसका नाम है HMS बैगल है। ये जो सफ़र था ये साउथ अमेरिकन कोस्टलाइन एरिया की तरफ था, जहाँ पे जाके ये ऑब्ज़र्व करता है डिफरेंट सैंपल्स को, फाना और फ्लोरा के, जो प्लांट्स और एनिमल के सैंपल है उनके ऊपर ऑब्जर्वेशन करता है और कंक्लूड करता है और बता देता है जो साउथ अमेरिका के जितने भी जानवर, जितने भी एनिमल्स, या आप कह लें कि मैंने प्लांट्स देखे हैं, नॉट प्रेजेंट एनीवेयर इन वर्ल्ड, दुनिया में किसी जगह पे वो आपको नज़र नहीं आते। वो स्पेसिफाई हैं कि ये साउथ अमेरिका के ही एनिमल्स, इसी कॉन्टिनेंट के ये एनिमल्स और प्लांट्स हैं। बट अगर देखा जाए इन जानवरों के अंदर कुछ ऐसे, सम ऑफ देम क्लोजली रिलेटेड टू मेन लैंड, जो कि अपने ही मेन लैंड से मिलते जुलते भी थे। बट ये पागल हुआ, पजल हुआ। ये पजल उस वक्त हुआ जब ये गैलापागोस आइसलैंड में गया और वहाँ की स्पीशीज को देखता है। और वहाँ पे क्या देखता है कि ऐसी स्पीशीज जो गैलापागोस, जो कि साउथ अमेरिका मेन, जो कि कॉन्टिनेंट का ही एक आइसलैंड है, इस आइसलैंड के अंदर जो एनिमल्स है वो भी आपको दुनिया में कहीं नज़र नहीं आते। और वो कहा जाता है कि वो गैलापागोस के इन्वायरमेंट के मुताबिक ही वो जो एनिमल्स हैं वो अडेप्टेड हुए हैं। जैसे मिसाल के तौर पर गैलापागोस का मतलब है जाइंट टोर्टॉइस, यहाँ पे बड़े बड़े कछुए नज़र आते हैं। ये बेसिकली 965 किलोमीटर वेस्ट ऑफ इक्वेडर है, ठीक है। इससे वहाँ पे ऑब्जर्व क्या किया, जो टोर्टॉइस है ना, सैडल शेप्ड शेल है जो गैलापागोस के है, मतलब कि उसका जो पीछे जो शेल होता है सैडल शेप्ड गैलापागोस के थे। बाकी जो साउथ अमेरिका के दूसरे टोर्टॉइस से उनकी शेप डोम शेप थी। ये सैडल शेप क्यों होगी? गैलापागोस जो कि साउथ अमेरिका कंटिनेंट का एक छोटा सा आइसलैंड है, तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा चेंजेस क्यों आ रही है? कहता 13 टाइप्स की मैंने फिंचेस को देखा, चिड़िया की तरह छोटा सा परिंदा है, 13 टाइप्स की। और 13 टाइप्स मतलब कि उन सब की बीक, जो चूंच है, जो आगे जो नज़र आती है वो डिफरेंट है। कहते हैं क्वाइट सिमिलर, ये एक तरह की बट सेम टू बी अ डिफरेंट स्पीशीज। हम इसको डिफरेंट स्पीशीज कंसिडर करते हैं, बट ये आपस में सिमिलर नज़र आती है। 13 फिंचेस, उनकी चोंच का फ़र्क आता है, इसलिए उनका जो फूड है वो भी डिफरेंट हो गया। कहता है ये सारी जो चेंजेस आई हैं, बेसिकली चेंजेस आती है अडेप्टेशन के लिहाज से। गैलापागोस का जो इन्वायरमेंट है उसके मुताबिक ये अपने आप को अडेप्टेशन हासिल करते गए और ये ऐसा न्यू स्पीशीज़ या डिफरेंट स्पीशीज़ कंसीडर होती गई। भला वो है एक ही थी, बट अडेप्टेशन की वजह से इनके अंदर चेंजेस आना स्टार्ट हो गए। तो डार्विन ने बताया कि जो ऑर्गेनिज्म है साउथ अमेरिकन के, वही जो मेन लैंड के माइग्रेट करके गए आइसलैंड और कॉलोनाइजर, और वही जोन से गए आइसलैंड के अंदर और वहाँ पर रहना शुरू कर दिया। और आज इतने अरसे बाद डिफरेंट स्पीशीज़ कंसीडर होना स्टार्ट होगी। उसकी वजह यही थी कि एक न्यू स्पीशीज़ बनती है अडेप्टेशन के लिहाज से। वो आगे चल के देखते हैं। 1836 को ये वापस इंग्लैंड आया और इसने ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज़ इज़ क्लोजली रिलेटेड टू अडेप्टेशन। इसने कहा कि जितनी भी न्यू स्पीशीज़ हैं वो सारी के सारी का जो ताल्लुक है, क्लोज जो रिलेशन है, वो अडेप्टेशन के लिहाज से है। डैट वाज हैपन विद फिंचेस, यही फिंचेस के साथ हुआ। साउथ अमेरिका की सारी फिंचेस एक तरह की है, बट जो माइग्रेट करके आइसलैंड के अंदर गई उनकी डिफरेंट टाइप्स जो बन गई है वो बेसिकली अडेप्टेशन की वजह से बनी है। तो दे माइग्रेटेड फ्रॉम द साउथ अमेरिका mainland, वही बताया। 1840 को इसने अपना पासुलेट पेश किया, कलेक्ट करना शुरू कर दिया और 1844 का इसने एक लंबा सा ऐसे लिखा ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ के ऊपर। और आगे 1858 को इसने अपना अनपब्लिश जो वर्क था और साथ ही साथ वर्क ऑफ यंग नेचुरलिस्ट एक और भी काम कर रहा था इसी चीज़ के ऊपर। एक तो डार्विन कर रहा था, दूसरा कर रहा था वेलेस, वो भी अनपब्लिश काम था दोनों का। दोनों ने अपना काम प्रेजेंट कर दिया इन फ्रंट ऑफ लीनियस सोसाइटी ऑफ लंदन। लंदन की एक सोसाइटी है जिसका नाम लीनियस है, जो सारे इन चीज़ों के ऊपर तहकीक करती है। दोनों ने अपना काम पेश कर दिया, जैसे कि डार्विन ने भी और वेलेस ने भी। बट 1859 को क्विकली पब्लिश हो गया इस वर्क, जिसका जो काम है डार्विन का, जल्दी से पब्लिश हो गया क्विकली, द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ बाय मींस नेचुरल सिलेक्शन। तो इसका ये सारा जो काम है ये पब्लिश इसने क्विकली से करवा दिया, कर लिया। ये सारा जो पब्लिश हुआ 1859 को, ये डेट्स याद रखिएगा क्या क्या किस वक्त में क्या क्या हुआ।
अब जब इसका ये सारा वर्कआउट हो गया तो इसके दो कॉन्सेप्ट थे, एक है डिसेंट विद मॉडिफिकेशन, एक है नेचुरल सिलेक्शन। डिसेंट विद मॉडिफिकेशन का मतलब ये था कि डार्विन बिलीव करता था कि सिंगल एंसेस्टर, दुनिया में जितने भी जानदार हैं हम सब एक एंसेस्टर से निकले हैं। जैसे एग्जांपल देता है, जैसे दरख्त है, ट्री है, उसके आगे ब्रांचेस हैं, उसके आगे फिर री ब्रांचेस है और उसके एंड पे छोटी छोटी टहनी होती हैं, ट्विग होती हैं। कहता है इसी तरह जितनी मर्जी ब्रांचें हों, जितनी मर्जी टहनी हो, ये सारी एक ट्रंक से निकली हैं, एक तने, एक मोटे तने से निकली हैं, सारी आगे ब्रांचेस, उसके आगे ब्रांचेस और उसके आगे टहनी है। ठीक है, सो डिफरेंट स्पीशीज़ हैं, जितनी मर्जी दुनिया में स्पीशीज आ चुकी हैं वो इवॉल्व हुए फ्रॉम कॉमन एंसेस्टर से। ये कहना था डार्विन का डिसेंट विद मॉडिफिकेशन के लिहाज से। फिर नेचुरल सिलेक्शन में बताता है कि जितनी भी एवरी स्पीशीज इज़ वेल अडेप्टेड, हर एक स्पीशीज़ वो अडेप्टेड है टू देयर लोकल इन्वायरमेंट, अपने इन्वायरमेंट के लिहाज से उसके अंदर अडेप्टेशन होती है। जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो प्रोड्यूस करते हैं मोर ऑफ स्प्रिंग अगर उसको इन्वायरमेंट सपोर्ट करेगा। मतलब कि कुछ ऐसे जानदार हैं जो इतने ज़्यादा अपने बच्चों को प्रोड्यूस करते हैं कि अगर एक वक्त है ज़मीन में आपको सिर्फ और सिर्फ वही जानदार नज़र आएगा। जैसे स्नेक हो गया, इतने ज़्यादा बच्चों को प्रोड्यूस करता है कि अगर देखा जाए कुछ अरसे के बाद पूरी दुनिया में स्नेक ही स्नेक हो जाएगा। बट ऐसा नहीं होता, क्योंकि इन्वायरमेंट सपोर्ट करेगा तो ऐसा होगा, अगर इन्वायरमेंट सपोर्ट नहीं करेगा तो ऐसा नहीं होगा। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, एलिफेंट 90 साल की उम्र में ना 6 बच्चे पैदा करता है। 90 साल की उम्र होगी तो 6 बच्चे वो पैदा कर देता है 90 साल की उम्र के अंदर। ठीक है, टोटल 6 होते हैं इसके 90 साल की उम्र में। अगर 750 ईयर्स गुजर जाएं, 750 ईयर्स तक वो बच्चे रहें, मरे ना, वो ऐसे अपनी नस्ल बढ़ाता रहे। 750 ईयर्स के बाद तकरीबन 19 मिलियन आपको सिर्फ और सिर्फ पूरी दुनिया में एलिफेंट ही नज़र आएगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर ऐसा तो नहीं होता, कुछ फ्रैक्शन सर्वाइव कर जाती हैं, कुछ मर जाते हैं। वो मरते क्यों हैं? उसकी वजह है कंपटीशन भी होता है और एनी डिजीज़। अगर बीमारी ना हो, हर एक की लंबी उम्र हो, तो ऐसा होगा कि दुनिया में ऐसा क्राउड बन जाएगा कि आपको रहने की जगह भी नहीं मिलेगी। तो डिजीज़ और कंपटीशन की वजह से दुनिया में जितने भी ज़िंदा जानदार है वो बैलेंस अमाउंट में है, बैलेंस नंबर के अंदर है। कंपटीशन हो सकता है इंट्रा स्पेसिफिक मतलब सेम कंपटीशन है, सेम जानदारों का आपस में कंपटीशन, जैसे शेर का साथ कंपटीशन है। या इंटर स्पेसिफिक भी हो सकता है। इंटर स्पेसिफिक का मतलब है डिफरेंट, मतलब कि आप कह रहे शेर का लोमड़ी के साथ हो गया, तो इसका मतलब क्या होगा कि डिफरेंट स्पीशीज़ का जो कंपटीशन वो इंटर स्पेसिफिक होता है। इवन खुराक का भी हो सकता है कंपटीशन, इवन हैबिटेट का भी, कोई भी कंपटीशन होगा तो उनमें कुछ ने हारना होता है, कुछ ने जीतना होता है। इसलिए हर कोई स्ट्रगल करता है एग्जिस्टेंस की, कि वो दुनिया पर हर कोई जंग लड़ता है, फाइट लड़ता है अपने रहने की जगह के लिए, अपनी खुराक के लिए, और सेम जानदारों से, डिफरेंट जानदारों से कंपटीशन हर वक्त लगा रहता है। इवन सर्वाइवल के लिए देखा जाए, विल नॉट रैंडम बट डिपेंड ऑन हेरिडिटरी मटेरियल, विरासत का भी रोल होता है। इवन के सिर्फ और सिर्फ सर्वाइवल के लिए अडेप्टेशन नहीं है, जो विरासत है वो भी रोल अदा करती है ताकि वो एडजस्ट हो सके उस जगह पर, क्योंकि ओनली फ्यू विल सर्वाइव। कुछ सर्वाइव करते हैं जानवर, कुछ जो होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। इसको सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट भी कहते हैं, कि इनहेरिट करना देयर ट्रेड। तो ऐसी खसूसियात पीछे से आगे आती जाएँ जो इन्वायरमेंट के लिहाज से बड़ी ही ज़्यादा अडेप्टेबल हो। तो ऐसी खसूसियत जब आगे नस्ल में जाती है तो वो जानदार मोर पावरफुल हो जाता है, मोर आप कह लें कि उनकी रिप्रोडक्शन की जो रेट बढ़ जाता है। तो इसका मतलब जो विरासत है उसका भी रेट होता है। तो आप कह सकते हैं अडेप्टेशन और एक्यूमुलेशन ऑफ न्यूट्रिएंट मिलकर एक इंडिविजुअल में डिफरेंट लुक ले आते हैं, एक नया जानदार बना देते हैं जो उस इन्वायरमेंट को फेस करने की खासियत रखता है। ये सारा नेचुरल सिलेक्शन के अंदर बताया, जिसका नाम क्या है, डार्विन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेन पॉइंट मैंने हाईलाइट भी किए होते हैं, जो मेन चीज़ें होती हैं ये सारे एज ए इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं जो आपने फिंगर टिप्स के ऊपर अपने माइंड में रखने होते हैं, और किसी तरह से भी MCQs आए आप इसको टैकल करने के काबिल बन जाते हैं अगर आपको ये टॉपिक कंप्लीट आपको इसके ऊपर ग्रिप होता है। तो इवोल्यूशन, जेनेटिक्स, इवन कोऑर्डिनेशन कंट्रोल, इवन आप कह सकते हैं रिप्रोडक्शन, स्पोर्ट एंड मूवमेंट, ये सारे चैप्टर जो से हैं
पीएमसी के मुताबिक, जो न्यू सिलेबस के मुताबिक सारे बोर्ड्स को बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, फेडरल बोर्ड और पंजाब टैक्स बोर्ड, ठीक है, इन सब को मद्देनज़र रखिए सारे लेक्चर को बनाया गया है। और इसी तरह सारे के लेक्चर शेयर हो रहे हैं ग्रुप्स के अंदर, और इवन वहाँ पे नोट्स भी शेयर हो रहे हैं। अभी भी टाइम है, अगर कोई आना चाहता है ग्रुप के अंदर तो वो आए और इन सब चीज़ों से इल्म हासिल करके एमडी कर दे। इंशाल्लाह वहाँ पर आपको नोट्स भी मिलेंगे और लेक्चर मिलेंगे, और मेरे ख्याल से फ़ीस तो ना होने के बराबर है। तो ये जो आपको मैंने मटेरियल जो मैंने अभी दिया है, ये इंशाल्लाह पिक लेकर ग्रुप में शेयर भी हो जाएगा। जज़ाकल्लाहुल खैर।